नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कि हिंदी में पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। तो चलो बच्चों, पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो आर्य थे उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि आर्य विदेशों से आए हैं। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इसी चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि आर्य कहीं नॉर्थ वेस्ट में आकर सेटल हुए थे किसी और देश से। वो कौन से देश से आए थे ये अभी कंफर्म नहीं है। कोई कुछ विद्वान रशिया से कहते हैं, कुछ विद्वान ईरान से कहते हैं, कुछ विद्वान यूरोप से कहते हैं, लेकिन आर्य विदेशों से भारत आए यह हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। सभी यूनिवर्सिटीज में, मतलब भारत के जो एकेडमिक्स हैं उसमें ये माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत के एकेडमिक्स में ही बहुत सारे ऐसे भी विद्वान अब होने लग गए हैं जो कि ये मानते हैं कि वास्तव में जो आर्य थे वो कहीं विदेशों से नहीं आए थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, भारत की ही अपनी सभ्यता थी, उसी तरह से वैदिक सभ्यता भी भारत की अपनी ही सभ्यता है और यहाँ के ही लोग थे जो कि आर्य कल्चर फिर बाद में डेवलप होता है सिंधु कल्चर के बाद में। यहाँ से दूसरे देशों में आर्यों के जाने की बात कही जा रही है आज, लेकिन हालांकि अभी इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं हो सका। तो अभी इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम यही मानेंगे कि जो आर्य हैं वो शायद विदेशों से आए हैं। तो अब बच्चों देखो, जो वैदिक काल है उसकी डेट के बारे में अभी आप देख सकते हैं। ये जो डेट है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसीई का जो पीरियड है, इस पीरियड को पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड मानते हैं। 1500 बीसीई का मतलब होता है बच्चों कि इसमें 2000 जोड़ देंगे, यानी कि लगभग 3500 साल पूर्व से लेकर लगभग 2500 साल पूर्व तक का जो समय है इसे माना जाता है पूर्व वैदिक काल। और सी का मतलब आपको पता ही है, पिछले वीडियो में आप जान चुके हो कि सी का मतलब सिरका होता है, यानी कि लगभग। तो ये लगभग 3500 साल पुराने समय की बात है, उससे ज्यादा पुराना भी हो सकता है। तो बच्चों, ये जो वैदिक काल है यह इस समय को हम अभी जैसे हम अर्ली वैदिक पीरियड मानते हैं, तो इस पीरियड, ये जो पीरियड है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो जाती है और ब्रॉन्ज एज का ही लेट फेज चलता है। लेट फेज से लेके अर्ली आयरन एज, यानी कि जो लौह काल है, कांसा काल से लेके लौह काल के बीच के जो शुरुआत का जो टाइम है वो है पूर्व वैदिक काल। और फिर इसके बाद में लेट वैदिक पीरियड है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कि उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उस समय में फिर आर्य जो हैं वो पूरे भारत के नॉर्थ इंडिया में दूर दूर तक फैल जाते हैं। फिर उसके भी बाद में फिर जनपदों का समय आता है। तो अभी हम पूर्व वैदिक काल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो बच्चों, आर्य भारत आते हैं और ये आर्यों की एक शाखा थी जो कि भारत की तरफ आती है। आर्यों की एक शाखा ईरान की तरफ भी जाती है। तो ये जो भारत की तरफ शाखा आती है आर्यों की, उनको इंडो आर्यंस कहते हैं। तो ये जो इंडो आर्यंस हैं ये भारत में जब आते हैं, ये जो सोसाइटी है ये ट्राइब्स में बटी, कबीलों में बटी हुई सोसाइटी है ये। और इसके ये जो ज्यादातर लोग थे ये पशुपालन किया करते थे, खेती भी करते थे, पशुपालन भी किया करते थे। यही इनका जो इकोनॉमिकली इनको देखें तो इनको खेती बाड़ी करने वाले और पशुओं को पालने वाले लोगों की तरह देखा जा सकता है। और ये ट्राइब्स में रहते थे, अपने कबीलों में रहते थे और सभी कबीलों के अपने अपने नाम हुआ करते थे। इसके साथ ही ये लोग जो हैं ये संस्कृत भाषा बोला करते थे। अब बच्चों, संस्कृत भाषा भी दो तरह की है। ये वैदिक संस्कृत भाषा है, ये वैदिक संस्कृत भाषा को बोला करते थे और इनके जो ग्रंथ है वो भी वैदिक संस्कृत भाषा में है। उसके बाद में 1000 साल बाद जो संस्कृत है वो भी बदल जाती है, फिर वो क्लासिकल संस्कृत बन जाती है। तो अभी हम वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं। इनके ग्रंथों में वैदिक संस्कृत की बात हुई है। ये उस भाषा को इस्तेमाल करते थे बोलने में भी। तो बच्चों, इनके जो प्राचीन आर्यों के जो ग्रंथ हैं वो वैदिक संस्कृत में हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली आपको ये जानना होगा कि वेद होते क्या हैं। वेद इनके ग्रंथ हैं, आर्यों के ग्रंथ हैं। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान
और ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक जो है वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? तो बच्चों भारत वास्तव में ये जो आर्य लोग थे इनके 4 मुख्य वेद माने जाते हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद माने जाते हैं। जिस समय की अभी हम बात कर रहे हैं पूर्व वैदिक काल की, इस समय पर बच्चों ऋग्वेद, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस समय पर ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। बाकी वेदों की रचना इससे बाद में मानी जाती है। तो ये जो 4 वेद हैं इनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, और इसी की रचना का जो समय है वो 3500 साल पुराना माना जाता है, यानी कि circa 1500 BC इसको माना जाता है, यानी कि लगभग आज से 3500 साल पुराना माना जाता है। और यही बच्चों ऋग्वेद जो है यही पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इससे ज्यादा प्राचीन कोई भी रचना पूरी धरती पर नहीं मिलती, पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलती। अब देखो बच्चों, ये जो ऋग्वेद है, जब ये जो आर्यों के जो वेद हैं, ये आर्य जो अपने वैदिक इनका साहित्य है ये पहले तो ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, यानी कि मौखिक रूप से जो गुरु है शिष्य को परंपरा के थ्रू इसको सुनाकर याद करवा के इसको एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट किया जाता था। इस समय पर ऋग्वेद जो है वह लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद बाद के समय में उत्तर वैदिक काल में लिखा जाता है। बाकी किताबें भी लिखी जाती, पांडुलिपियों में लिखी जाती हैं, लेकिन अभी के समय की बात करें तो जो ऋग्वेद है उसकी रचना हो चुकी थी, लेकिन जो ऋग्वेद है उसको पुस्तक का रूप नहीं दिया गया था। लेकिन यह पुस्तक सबसे पुरानी है। पुस्तक लिखी गई पुरानी नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है यह सबसे पहले बनाई गई पुस्तक है। चाहे इसे पुस्तक का रूप अभी नहीं दिया गया था, ये मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरह सिखाई जाती थी। तो ऋग्वेद में या सभी वेदों में हिम्स होते हैं, सूक्त होते हैं, और सूक्त का अर्थ होता है वेल सेड, यानी कि सही कहा, अच्छी तरह से कहा गया। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1000 से ज्यादा सूक्त हैं ऋग्वेद में, और इसमें बहुत सारे देवताओं इंद्र, अग्नि, सोम आदि के बारे में बार बार बात की गई है, उनसे प्रार्थनाएं की गई हैं। और ये जो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, ये सूक्त ऋषियों ने कंपोज किए थे। ऋषियों ने कंपोज किए थे, जो कि ज्यादातर पुरुष थे, लेकिन इसमें स्त्रियां भी हैं, ऋषिकाएं भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे वेदों के सूक्त बनाए हैं। तो एक अक्षर याद करवाया जाता था, और ये एक अक्षर को याद करवा के ही यही जो परंपरा है, इसी को ही वेदों की जो ओरली यानी कि मौखिक रूप से एक से दूसरे व्यक्ति को याद करवाने की परंपरा है, ये भी आपको बताती चलो। ये आज के समय पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मानी जाती है कि इतने हजारों सालों से मनुष्य के ऐसे ग्रंथ जिनको मौखिक रूप से एक से दूसरे को याद करवाया जा रहा है, तो वो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है। इसके साथ ही बच्चों ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त भी हैं, जिसमें नदियों की स्तुति की गई है। और इसमें जो सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं सतलुज आदि, उनको बार बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में कई बार। इसके साथ ही गंगा और यमुना को भी एक बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो कई बार जो सिंधु और सरस्वती ये जो नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों के बारे में लिखा गया है, और इनके वैदिक अपने नाम हैं। अब देखिएंगे इनके नाम। जो सतलुज नदी है उसे ऋग्वेद में शुतुद्री नदी कहा गया है। जो रावी नदी है उसे पुरुषनी कहा गया है। जो चेनाब नदी है इसे अस्किनी कहा गया है। जो झेलम नदी है उसे वितस्ता कहा गया है। जो ब्यास नदी है उसे विपाशा कहा गया है। ये सब जो नदियां हैं, ये नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि पंजाब प्रदेश से बह होकर गुजरती हैं। फिर आगे जाके पंजाब में ही पंजाब के मिठाकोट, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, वहां पर जाकर एक ही नदी जाके सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये जो नदियां हैं, ये ऋग्वैदिक समय पर उनके जो वैदिक नाम उन्होंने रखे थे आर्यों ने, ये इसमें बार बार मेंशन है। इसके साथ ही सरस्वती नदी भी है। तो ये पूरी 7 नदियां हो गई, जिन्हें सप्त सिंधु उन्होंने कहा। ऋग्वैदिक आर्यों ने इसे सप्त सिंधु नदियां कहा, जिसमें इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी, फिर सरस्वती नदी जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, और
इसके साथ ही ये जो 5 सहायक नदियां हैं, इनके बारे में नदी स्तुति सूक्त जो है उनके बारे में बार बार कहा गया है ऋग्वेद में। तो बच्चों, ऋग्वेद के जो लोग थे वो आपस में उनकी असेंबलीज हुआ करती थी, सभा और समिति की असेंबलीज हुआ करती थी। ये जो लोग थे ये 4 वर्णों में विभाजित हो गए थे, जो कि जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे इस समय पर। लेकिन ये जो वर्ण, अभी ये जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत ही रिजिड नहीं हुआ है, ये बहुत ही इजी गोइंग वर्ण सिस्टम है और वर्ण को भी चेंज भी किया जा सकता है। और ये जो इसमें जो क्षत्रिय लोग थे उनको राजा भी कहते थे, और लेकिन ये ऐसे राजा नहीं थे, इनकी कोई राजधानी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी। सभी लोग जो थे वो गोविष्ठी पर जाया करते थे। गोविष्ठी यानी कि वो दूसरे मतलब शिकार पर जाया करते थे, या दूसरे जो राजा हैं उनके जो उनको लूटपाट की जाती थी, या दूसरे जो नॉन आर्यन लोग थे उनके बारे में देखिए। नॉन आर्यन जो लोग हैं उनको दस्यु कहा गया है। धीरे धीरे दस्यु का अर्थ हो गया है गुलाम या स्लेव कहा गया है, जिसे कि युद्ध में पकड़ा गया हो। लेकिन पहले दस्यु का अर्थ अनार्य होता था, यानी कि जो आर्य नहीं है, जो कि आर्यों के जो सैक्रिफाइसेस हैं, यज्ञ वगैरह हैं, वो नहीं करता, पहले उसे दस्यु कहा जाता था। और दस्युओं और आर्यों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में वर्णन है। तो जो उत्तर वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल है, उसमें वर्ण सिस्टम अभी आरंभ तो हो गया है, लेकिन जो मेन धर्म है वो यज्ञ, मेनली तो यज्ञ करना ही धर्म माना जाता है इनका। और जो वर्ण व्यवस्था है वो कार्यों के हिसाब से है, वर्ण को चेंज भी किया जा सकता है, जो जैसा कार्य करता है उसका वही वर्ण होता है। और जो समाज है ये अपने आप को, जो कबीले हैं ये अपने आप को जन के नाम से बोलते थे, कि इनके जो अलग अलग नाम, जैसे कि पुरुजन है या यदुजन है या भरत जन है, तो ये कभी कभी अपने आप को विष के नाम से भी बोलते थे, जैसे कि पुरु विष है, यदु विष है या भरत विष है। तो बच्चों, आपने पूर्व वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल यानी कि लेट वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से इतिहास से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।